हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। मैं साक्षी गोस्वामी डेली लेके आती हूँ पेपर 2 कॉमर्स की क्लास आप सभी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं JRF 2022 के लिए, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो भी अपडेट्स होती हैं क्लासेस से रिलेटेड लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं आपको। जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है फिलर फॉर्म जो यूट्यूब चैनल है उसका, कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस पे, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उस पे भी, तो आप जाके सभी को फॉलो कर सकते हो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, जो भी अपडेट्स हो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और ये जो पेपर 2 के कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनकी क्लासेस यहाँ फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे चलती है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहता है पेपर 2 की, तो इन सब्जेक्ट्स की अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो उसके हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है ना, मार्केट स्ट्रक्चर एंड फर्म का संतुलन। पहले हमने देखा था कि टाइप्स क्या होते हैं मार्केट के, थोड़ा सा समझा था मार्केट के बारे में, राइट। तो एग्जाम्पल हमने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट कंपटीशन को, मोनोपोली को, मोनोपोलिस्टिक को, ओलिगोपोली को, सभी को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि फर्म का संतुलन जो होता है वो किस बिंदु पर होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा बाजार पढ़ रहे हैं, कल की क्लास में हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा था कि व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। जल्दी से मुझे परफेक्ट कंपटीशंस के जो प्रॉपर्टीज़ है, फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है या अजम्पशंस है, जल्दी से मुझे टाइप करके बताएंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स अभी कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर अजम्पशंस। मैंने कल की ही क्लास में डिस्कस किए हैं, तो अगर जब आप राइट करोगे साथ में शेयर होगा तो उसे क्या होगा, रिवाइज होगा वो पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, तो मुझे बताना सब परफेक्ट कंपटीशन की क्या अजम्पशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल की क्लास में क्या की थी, रिवाइज एक्सप्लेन डिटेल में समझा था। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, टाइप करके बताएंगे मुझे। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक से समझते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ द फर्म, मीनिंग ऑफ द फर्म, की आखिर फर्म क्या होती है, फर्म का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यहीं पे स्टॉप किया था, तो आज इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो एक फर्म क्या होती है, एक ऐसी यूनिट होती है, ऐसी इकाई होती है जो क्या करती है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है, किसके लिए, उस वस्तु को बेचने के लिए और लाभ कमाने के लिए। ये होता है फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। यानी एक ऐसी इकाई जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करती है इनपुट्स का यूज करके, क्यों करती है, ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, प्रॉफिट लाभ कमा सके। अब व्हाट इज प्रॉफिट, ये भी मुझे जल्दी से बताओ, क्या होता है प्रॉफिट, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, हमने डिटेल में पढ़ा है। तो मुझे जल्दी से इसको लाइव चैट में अभी के अभी बताएंगे, मैं देख रही हूँ साथ में। ठीक है, तो मुझे अभी के अभी बताएंगे कि क्या होता है प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिफरेंस, और प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी व्हाट इज एग्जैक्टली फर्म क्या होती है, इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। हमने देख लिया है व्हाट इज फर्म, फर्म क्या होती है। अब देखेंगे फर्म का संतुलन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब फर्म अपने करंट जो उसका आउटपुट है उसको क्या करती है, प्रोडक्शन को बेस्ट मानती है और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहती है, तो वो होता है फर्म का संतुलन बिंदु। यानी उसके पास जो अवेलेबल संसाधन है, इनपुट्स हैं, उस पे उतनी मात्रा का यूज़ करके वो बेस्ट अपना आउटपुट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बना रही हैं। ना तो वो ये चाहती है कि वो उस जो मात्रा है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ना उस मात्रा से कम प्रोडक्शन करे। यानी वो जिस बिंदु पे अभी काम कर रही है उससे पूर्णतः क्या है, सेटिस्फाइड है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो वही होता है कौन सा बिंदु, संतुलन का बिंदु। समझ आ रहा है, कहने का मतलब फर्म अपना जो करंट आउटपुट है, प्रोडक्शन है, उसी को बेस्ट मानती है जिस पे वो अभी काम कर रही है और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहती हैं। एंड इट इज़ ऑफ नो एडवांटेज टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट, मतलब उसको उन आउटपुट को, प्रोडक्शन को घटाने या बढ़ाने पर कोई भी लाभ नहीं होगा। वो बिंदु जिस पे अभी वो काम कर रही है और उससे पूर्णतः लाभ की सिचुएशन हो रही है, ना वो इंक्रीज करना चाहती है आउटपुट की मात्रा को, ना वो डिक्रीज करना चाहती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं फर्म का संतुलन बिंदु। आज के बाद आपसे
कोई भी पूछे व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम ऑफ एनीथिंग, चाहे वो आपका फर्म हो, चाहे वो आपका कंज्यूमर हो। कंज्यूमर का संतुलन बिंदु भी हमने देखा था ना, यूटिलिटी, जहाँ पे उसको बेस्ट यूटिलिटी मिलती है ना। इसी तरीके से फर्म का इक्विलिब्रियम उस बिंदु पे होगा जहाँ से वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करना चाहता है आउटपुट की मात्रा को। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो फर्म होता है उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है, किन किन ऐसी सिचुएशन है जिनमें फर्म एक संतुलन की स्थिति में होती है, इसको जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। जब एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है, देखिए प्रॉफिट को हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई आपने सुना है ना, 22/7 होता है पाई का मान। तो प्रॉफिट को भी हम डिनोट करते हैं किससे? पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब आपका प्रॉफिट है ना वो किसके इक्वल होता है? TR मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब क्या मैम नहीं समझ आया, क्या टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट? हमने पता है टोटल रेवेन्यू क्या होती है, हमने पता है टोटल कॉस्ट क्या होती है। क्या होती है टोटल रेवेन्यू, क्या होती है टोटल कॉस्ट? जल्दी से मुझे बताएंगे लाइव चैट में, कमेंट में। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन देखते हैं वो कमेंट में मुझे बताएंगे। जो मैं पूछ रही हूँ ये आपका होमवर्क है और मुझे डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट शॉर्ट में बताओ, चाहे डिटेल में बताओ, कमेंट में सभी को ज़रूर बताना है। मैं देखना चाहती हूँ कौन कितनी स्टडी कर रहा है, ठीक है ना, कितना रिवाइज हो रहा है चीज़ों को। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो मुझे बताना व्हाट इज़ टोटल रेवेन्यू एंड व्हाट इज़ टोटल कॉस्ट, हमने अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट जब इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के, मतलब किसी फर्म की जो टोटल रेवेन्यू है और जो उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है कोई भी फर्म की, उन दोनों का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना एक फर्म क्या कमाएगी? प्रॉफिट कमाएगी। और वो बिंदु होगा फर्म का संतुलन बिंदु की, मतलब संतुलन बिंदु उस सिचुएशन में हो पाएगा। कब हो पाएगा? ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि जब आपका प्रॉफिट या पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और इन दोनों का किसी फर्म की टोटल रेवेन्यू का और किसी फर्म के टोटल कॉस्ट का, यानी कुल आय का और कुल जो लागत है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो अंतर, वो जितना ज़्यादा मैक्सिमम आएगा उतना ज़्यादा एक फर्म को प्रॉफिट होगा और वो लागू होगा किसमें? फर्म के संतुलन की शर्तों में। क्लियर है? ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट की। आया समझ में? अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 है कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है जब इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, तो मार्जिनल सीमांत मीन्स अतिरिक्त। मैंने इतना हिंट दे दिया है, अब जल्दी से मुझे ये भी बताना। अब बोलोगे मैम तो पीछे पड़ गई, हर एक पॉइंट को पूछ रही है आज। तो क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट है और मैं जो पहले बढ़ा के आ चुकी हूँ वो मैं चाहती हूँ आपको रिवाइज हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है? जब आपकी जो सीमांत लागत है किसी फर्म की वो इक्वल होती है सीमांत आय के, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है? फर्म का संतुलन बिंदु की शर्त लागू होती है। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन में फर्म का इक्विलिब्रियम हो सकता है। कब? एक तो हमने क्या देखा कि जब आपका प्रॉफिट इक्वल होता है जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो जितना मैक्सिमम आता है उतना प्रॉफिट होता है। ठीक है, और उतना फर्म का संतुलन अच्छा बनता है, मतलब वो बिंदु फर्म का संतुलन होता है। ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि जब मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय के, तो वो भी होता है आपका फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन होती है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जब आपका जो MC कर्व है वो कट करता है MR कर्व को फ्रॉम बिलो से, यानी नीचे से। जब आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जो सीमांत लागत वक्र है, वो सीमांत आय वक्र को क्या करता है? नीचे से कट करता है। तो वो सिचुएशन देखो, एक तो ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाती हूँ। देखो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है OX एक्सिस के, वो तो है आपकी MR। क्या है? MR। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। और ये जो आपकी राउंड में U शेप की बनी हुई है, हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट की जो शेप होती है वो कैसी होती है? U शेप की होती है ना। तो ये जो U शेप की बनी हुई है ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट का वक्र। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट है जहाँ से क्या हो रहा है कि जो MC वक्र है वो MR को काट रहा है। एक तो ऊपर से, जब वो MC वक्र ऊपर से आ रहा है A पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, लेकिन ये बिंदु फर्म का संतुलन बिंदु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से MR वक्र को काट रहा है और इसमें क्या कंडीशन है कि MC कर्व जो होता है वो कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। जब नीचे से कट करेगा MR कर्व को जो MC कर्व है, तो देखिए ये जो B बिंदु है यहाँ पे वो नीचे से आ रहा है जो आपका MC कर्व है और MR कर्व को कट कर रहा है। तो जो आपका B पॉइंट है ना वो होगा आपका संतुलन बिंदु फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट।
ठीक है। तो ये कंडीशन है एक और, कब, जब MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। क्लियर है ना। 3 हमने पढ़ लिए। TR TC का अंतर जब मैक्सिमम होता है और जब MC आपकी इक्वल होती है MR के, या फिर MC क्या करती है, कट करती है MR को नीचे से, बिलो पॉइंट से। ठीक है, ये 3 हो गई। अब देख लेते हैं 4th नंबर कंडीशन। 4th नंबर कंडीशन है मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैम ये क्या है समझते हैं। देखो, टोटल रेवेन्यू मतलब जितनी एक फर्म को आय हो रही है ना, वो अगर आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट के भी इक्वल आ रही है, मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं निकल रही है लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है, ठीक है, तो वो पॉइंट तो होता है आपका शटडाउन पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में भी क्या करती है एक फर्म, काम करती है। क्यों करती है, मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया था कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट पूरी निकल रही है तो आपको अपने घर से तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट भरना पड़ रहा है, लेकिन देखो क्या सिचुएशन होती है कि मान लीजिए 100 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट आ रही है, जिसमें से 80 आपका वेरिएबल कॉस्ट है और 20 आपका फिक्स कॉस्ट है। अब अगर आप आउटपुट करो या ना करो, मतलब आप कुछ भी सामान बनाओ या ना बनाओ, सेल करो या ना करो, लेकिन जो आप फिक्स कॉस्ट है वो तो आपको फिर भी उठानी ही पड़ेगी। अब मान लीजिए अगर आपकी जो फिक्स कॉस्ट रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू जब आप आउटपुट कर रहे हो तब आ रही है 90 आ रही है, यानी आपकी मतलब क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट पूरी नहीं निकल रही है। टोटल कॉस्ट तो 100 है लेकिन आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो क्या है, सिर्फ 90 ही है। तो अब आप देखिए, अब जब आप आउटपुट करोगे या फिर आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर 80 भी है, ठीक है, तो कम से कम आपको ये तो हो रहा है कि आप 10 रुपये फिक्स कॉस्ट के भी भर पा रहे हो अगर 90 है तो, और अगर 80 भी है तो आपकी कम से कम चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो फिर भी आपको जो फिक्स कॉस्ट है उसकी तो भरपाई करनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा जब तक जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है, टोटल रेवेन्यू के इक्वल है, वो पॉइंट आपका आ जाता है कि भाई अब अगर इससे कम अगर कॉस्ट रेवेन्यू चला गया ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फर्म को बंद करना पड़ेगा। तो ये शटडाउन पॉइंट होता है जब टोटल जो रेवेन्यू है वो इक्वल होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। लेकिन इस सिचुएशन तक भी एक फर्म क्या करती है, काम करना बंद नहीं करती है, काम करना शुरू रखती है। ठीक है, तो काम करना बंद कब करेगी, फिर काम करना बंद करेगी जब जो टोटल रेवेन्यू है ना वो मतलब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी, मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी कम आ जाएगी। यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट अगर है 80 लेकिन आपकी जो कुल आय हो रही है वो हो रही है सिर्फ 60 या 70 ही हो रही है। उस सिचुएशन में आप अपने घर से पैसे देके तो उत्पादन करना नहीं चाहोगे ना, तो उस सिचुएशन में फर्म क्या करेगी, वो होगी आपकी शटडाउन पॉइंट। तो इसमें पॉइंट क्या है, मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट, मतलब अगर चाहे फर्म को फिक्स कॉस्ट का लॉस उठाना भी पड़ रहा है उस पॉइंट तक भी वो क्या करेगी, अपना उत्पादन शुरू रखेगी, बंद नहीं करेगी। जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, कवर अप नहीं होगी, उस सिचुएशन में ही क्या करेगी, एक फर्म उत्पादन को करना बंद करेगी। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन होती है कि एक फर्म का संतुलन उस सिचुएशन तक रहेगा जब एक फर्म क्या करेगी, अपनी वेरिएबल कॉस्ट की भरपाई भी कर रही है, अगर उसका टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के जितना भी है तो भी वो क्या करेगी, अपनी जो काम है उसको चालू रखेगी, प्रोडक्शन चालू रखेगी। क्लियर है, तो हमने 4 जो है कंडीशंस वो देख ली है कि फर्म का संतुलन किन किन पॉइंट पे हो सकता है। पहला, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है तब, और दूसरा जब आपका MC इक्वल होता है MR के, फिर तीसरा जब MC कर्व MR कर्व को करता है कट, बिलो से क्या करता है, कट करता है उस सिचुएशन में, और एक टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, तो भी वो क्या करेगा, फर्म का प्रोडक्शन चालू रखेगा। और अगर जो टोटल रेवेन्यू है वो कम हो जाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी, तो शटडाउन पॉइंट आ जाएगा और फर्म काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। इन चारों शर्तों के हिसाब से क्या किया जाता है, एक फर्म का संतुलन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो मैंने नोट में क्या लिखा है कि ये जो चारों शर्तें हैं ना, ये परफेक्ट कंपटीशन में यानी प्रतिपूर्ण प्रतियोगी बाजार में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में और आपकी सभी मार्केट पर लागू होगी सिवाय ओलिगोपोली मार्केट है ना उसको छोड़ के। तो ये बात ध्यान में रखती हैं कि ये चारों शर्तें कौन कौन सी सिचुएशन में लागू होगी, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में लागू होगी, सिर्फ ओलिगोपोली में लागू नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, फर्म का संतुलन ज्ञात करने के लिए क्या होगी, आपकी 2 टाइप की अप्रोचेस
होंगी जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक फर्म का संतुलन बिंदु पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो है आपकी टोटल TRTC अप्रोच, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। अभी हमने जो फर्स्ट कंडीशन देखी थी ना कि जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है वो जितना अधिकतम होगा उतना एक फर्म का संतुलन बिंदु होगा। तो वही इसमें डिटेल में हम क्या करेंगे, अब समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से भी। ओके, तो फर्स्ट आपकी अप्रोच है TRTC अप्रोच, दूसरी होगी MRMC अप्रोच। तो दोनों को समझेंगे अच्छे से। अभी जो कंडीशंस बताई हैं वही यहाँ पे डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि हर चीज़ें इंटरकनेक्ट है और पहले रेवेन्यू को, फिर आपके प्रोडक्शन को, फिर कॉस्ट को हमने सीक्वेंस वाइज क्यों पढ़ा है, ताकि जब आप फर्म का संतुलन बिंदु पढ़ो तो आपको पता रहे कि आखिर टोटल रेवेन्यू क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि इन्हीं बेसिस पे क्या होता है, एक फर्म का संतुलन बिंदु ज्ञात किया जाता है। ये दो अप्रोचेस होती हैं, TRTC अप्रोच, MRMC अप्रोच। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं TRTC अप्रोच को क्या होती है। देखिए, तो द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। वही बात जो अभी मैंने रिपीट की थी, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो आपकी टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, इस अप्रोच के अनुसार, आपकी जो TRTC अप्रोच है उसके अनुसार। ठीक है, फिर इवन इफ 1 more यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड देन द प्रॉफिट फॉल्स। मतलब कि यदि उत्पादन की एक और इकाई का उत्पादन किया जाता है, यानी हम उत्पादन की एक इकाई और बढ़ा देते हैं, तो भी लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में, इन द अदर वर्ड्स, द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एक इकाई मतलब मार्जिनल कॉस्ट ही हो गई ना, मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स हायर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाती है। इफ़ 1 more यूनिट इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर क्या किया जाता है, एक और यूनिट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो मेनली ये ध्यान में रखना है इसमें TRTC अप्रोच में कि वो बिंदु जहाँ पे आपकी जो टोटल रेवेन्यू है ना वो टोटल कॉस्ट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम एक मात्रा को बढ़ाएंगे तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए डायग्राम के माध्यम से समझिए आप इस चीज़ को। इधर दिया गया है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, और एक साइड दिया गया है आपको आउटपुट की मात्रा। ठीक है, और दिए गए हैं आपको ये TR डायग्राम बनाया हुआ, TR कर्व बनाया हुआ, TC कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व बनाया, टोटल रेवेन्यू कर्व बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बिंदु है ना, P से लेके, ये आपको दिख रहा होगा P3 लिखा है या क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब P1 से लेके P3 तक का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, जहाँ पे ये E पॉइंट है ना, ये ही आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो अंतर है वो क्या है, मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है, राइट। तो ये पॉइंट ही आपका क्या होगा, फर्म का संतुलन बिंदु होगा। यानी जो E पॉइंट है ना, उस पर एक फर्म को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस्ड करना, उत्पादन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्टिमम लेवल है संतुलन बिंदु एक फर्म का। यहाँ अगर इस बिंदु पे अगर फर्म क्या करेगी, उत्पादन करेगी, तो उसे मैक्सिमम क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है इस बिंदु पे, ई पॉइंट पे। तो ये है आपका फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट अकॉर्डिंग TRTC अप्रोच। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, आई होप क्लियर है। चलिए अभी जो दूसरी अप्रोच है MRMC अप्रोच, उसके बारे में जान लेते हैं। TRTC का अप्रोच है उसी से डिराइव्ड होके आपकी निकली है MRMC की अप्रोच। ठीक है, तो द टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर द MRMC अप्रोच, तो फर्म के संतुलन की दो शर्तें हैं वो MRMC अप्रोच के थ्रू निकल के आती हैं। ठीक है, फर्स्ट है कौन सी आपकी, MR इक्वल होता है MC के। ये हमने कंडीशन में भी अभी पढ़ा था, इसे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट की क्या होती है, इक्वल होती है, उस समय में क्या होता है, एक फर्म होती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब MC कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये अभी हमने डायग्राम से देखा था, वही चीज़ फिर से बताई है। इसमें दो होती है MRMC अप्रोच के अंदर, जब MC क्या करती है, कट करती है MR कर्व को नीचे की साइड से, B बिंदु पे हमने देखा था, राइट है ना। तो चलिए अब समझते हैं इसे। पहली कंडीशन है जब होती है मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती हैं। तो इफ़ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, यानी जब एक उत्पादन
उत्पादन की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है, देन MR इज़ द गेन एंड MC इज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। तो उस सिचुएशन मतलब जब हम एक अतिरिक्त इकाई का क्या कर रहे हैं, उत्पादन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो उससे जो आपका होने वाली सीमांत आय है वो तो होगी क्या, लाभ होगा, और जो सीमांत लागत है वो क्या होगी, लागत होगी एक उत्पादन के लिए, है ना। तो एक उत्पादक के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज MR इज़ ग्रेटर देन MC, कहने का मतलब जब तक जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होती है तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर, तब तक क्या होता है, उत्पादन करना लाभदायक रहता है, ठीक है। देयरफॉर कब रहता है, जब जिस पॉइंट तक जो MR है वो MC से ज़्यादा रहती है, ठीक है। देयरफॉर द फर्म हैज़ नॉट अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, पर उस सिचुएशन में क्या होता है, फर्म ने उत्पादन का संतुलन स्तर हासिल नहीं किया होता है, ठीक है। वेयर द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम, जहाँ पे आपका लाभ क्या होता है, अधिकतम होता है। दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर, क्योंकि इससे ज़्यादा भी उत्पादन करके एक फर्म क्या कर सकती है, लाभ को और ज़्यादा कमा सकती है। संतुलन तो क्या हो गया, क्या पढ़ा था हमने संतुलन, कि इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, लेकिन जब जहाँ तक आपका MR क्या होता है, MC से ज़्यादा होता है ना, वहाँ तक आप उत्पादन की मात्रा को और भी ज़्यादा क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो वो संतुलन पॉइंट तो नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए जब आपका MR MC के बिल्कुल इक्वल हो जाता है ना, उस बिंदु के बाद आप नहीं बढ़ा सकते हो प्रोडक्शन की मात्रा को, उससे फिर आपको लॉस की सिचुएशन शुरू हो जाएगी, है ना। ना ही घटा सकते हो ना ही बढ़ा सकते हो। इसीलिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट वो होगा जहाँ पे MR क्या होगी, MC के इक्वल होगी, ठीक है। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरे वर्ड में हम देखें तो यदि MR अगर MC से क्या है, कम है, MR इज़ लेस देन MC, यानी मार्जिनल कॉस्ट तो ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, देन द बेनिफिट इट्स लेस देन कॉस्ट, तो आपका जो लाभ होगा वो लागत से कम आएगा, यानी लागत ज़्यादा उठानी पड़ रही है एक प्रोड्यूसर को और लाभ कम हो रहा है ना। देयरफॉर द प्रोड्यूसर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम आइदर, तो उस सिचुएशन में भी फर्म का संतुलन बिंदु नहीं होगा, एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। ही कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन, वो अपने उत्पादन को घटाएगा, टू ऐड टू हिज प्रॉफिट्स, ताकि वो अपना लाभ थोड़ा सा क्या कर सके, बढ़ा सके, है ना। तो इसलिए या तो ना तो आपकी जब MR MC से ज़्यादा होती है तब संतुलन बिंदु होता है, ना ही जब MC MR से ज़्यादा होती है तब संतुलन बिंदु होता है। तो संतुलन बिंदु इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कब, कब बोलो, व्हेन MC इज इक्वल टू MR, जब मार्जिनल कॉस्ट MR के बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। द बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, जो लाभ होगा ना आपका वो क्या होगा, लागत के बिल्कुल बराबर होगा। द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड दैट MC बिकम्स ग्रेटर देन MR बियॉन्ड दिस लेवल ऑफ आउटपुट, तो उस समय उत्पादक क्या होगा, संतुलन में होता है, बशर्ते क्या है कि जो आपकी MC है उत्पादन के इस स्तर से अधिक MR से अधिक हो जाए। मतलब कहने का कि MC MR इक्वल होना, तो MR ज़्यादा हो MC से, ना MC ज़्यादा हो MR से, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए एक उत्पादक के संतुलन के लिए, एक फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट है वो MR कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। ये एक आवश्यक शर्त है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतना होने पे ही क्या हो जाए कि फर्म को पूरा संतुलन मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये एक आवश्यक ज़रूर है, ये ज़रूरी है, इसके बिना संतुलन बिंदु हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये भी नहीं कि ये पर्याप्त है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि व्हेन MC इज इक्वल टू MR तो इट इज़ नेसेसरी, और दूसरा रीज़न दे दे बिकॉज दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि दोनों चीज़ें डिफरेंस है ना। एक तो हो गया नेसेसरी तो है, आवश्यक तो है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है, फुल सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, कीवर्ड्स को पकड़ के। समझ में आया। तो MR क्या होनी चाहिए, MC के इक्वल होनी चाहिए। ये कौन सी अप्रोच है, MR MC की अप्रोच है, जिसमें पहली आपकी कंडीशन ये है जो हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसको, MR MC अप्रोच के थ्रू ही क्या है, उनका संतुलन बिंदु होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि MC कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो, जब आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू यानी जो सीमांत लागत वक्र है वो सीमांत आय वक्र को नीचे की ओर से कट करता है, तो वो पॉइंट जो होता है आपका उसको हम बोलते हैं फर्म का संतुलन बिंदु, ठीक है। ये आपकी दूसरी शर्त है MR MC अप्रोच की। तो अभी हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था, देखिए यहाँ पे
देखिए यही कंडीशन है ना यहाँ पे कि जब एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, है ना, तो ये एम आर एम सी अप्रोच के थ्रू लागू होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, ओ एक्स एक्सिस पे क्या है आपका एम आर कर्व बना हुआ है और ये जो यू शेप में है ये आपका एम सी कर्व है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, एम सी कर्व एम आर कर्व को कट कर रहा है। एक तो जब ऊपर से निकल के आ रहा है एम सी कर्व ए बिंदु पे, तो वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा क्योंकि वो नीचे से कट करता है तब इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो जब ये नीचे से आते हुए जब इस पॉइंट बी पे एम आर कर्व को जब एम सी कर्व क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो वो जो आपका पॉइंट होगा वो होगा फर्म का उत्पादक का एक संतुलन बिंदु। ठीक है, तो ये अप्रोच है एम आर और एम सी की। कुल मिला के आपकी जो 2 अप्रोचेस हैं, एक तो बोलो कौन सी, टी आर और टी सी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसमें हम क्या देखते हैं, जब आपकी जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, अंतर, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ई पॉइंट पे वो बिंदु होता है आपका फर्म का संतुलन बिंदु, जहाँ पे उत्पादक को अपना जो उत्पादन की मात्रा है उसको बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे है वहीं से वो अधिकतम लाभ कमा पाता है। और दूसरे हमने देखी थी एम आर और एम सी अप्रोच को, जिसमें हमने देखा था कि जब आपका जो एम सी एक तो होता है जब आपकी मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है ना, अभी देखा था हमने, होता है आपका फर्म का संतुलन बिंदु एम आर एम सी अप्रोच के थ्रू। और दूसरा हमने देखा था जब एम सी कर्व क्या करता है, एम आर कर्व को बिलो से नीचे से कट करता है, वो बिंदु होता है आपका संतुलन बिंदु। तो ये दोनों अप्रोचेस के माध्यम से हमने फर्म को संतुलन बिंदु को अच्छे डिस्कस कर लिया है। संतुलन बिंदु की क्या क्या शर्तें हैं उसको भी देख लिया है, फर्म क्या होती है, फर्म का संतुलन क्या होता है, अच्छे से डिटेल में हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हमारी हुई है क्लास नंबर 39, जिसमें हमने देखा है फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट किन किन शर्तों में होता है। ठीक है, तो अभी हमारा चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि अब शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में आपका जो क्या है, इक्विलिब्रियम कौन सी स्थिति में होता है, परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपका लाभ अधिकतम कौन कौन सी सिचुएशन में होता है। फिर देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, इन सबको अच्छे से डिटेल में कल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। जो भी कंटिन्यू क्लासेस आपकी चलती हैं उनके आपको नोट्स एज अ PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं वेबसाइट पे, तो वहाँ से जाके आप कंटिन्यूसली सीक्वेंस वाइज कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट करके स्टडी को क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं JRF 2022 के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जो भी होमवर्क के थ्रू मैंने पूछे हैं क्वेश्चंस, उन सभी का आपको कमेंट में जवाब देना है, और जिन्होंने लाइव चैट में जवाब दिया है वेरी गुड, सभी को सभी अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से क्लासेस लगा रहे हैं, वेरी गुड, बिकॉज वी ऑल वांट JRF। तो मुझे बताइएगा कैसी लगती है आपको क्लासेस, अच्छे अच्छे फीडबैक्स दीजिएगा, और अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स फिलर फॉर्म के साथ मिलकर स्टडी करना चाहते हैं वो यहाँ पे वेबसाइट, सोशल साइट्स दी गई है, यहाँ पे जाके अप्रोच कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। ओके, कीप कंटिन्यू टू योर स्टडी विद कंसिस्टेंसी एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर।